सर मेरा सवाल ये है कि केंद्र ये पैसा अपने मामे के घर से लाता है। अरे केंद्र का पैसा हमारा पैसा है। आप एक विपक्ष का काम नहीं कर रहे। ये 8,000 करोड़ का एक खड्डा आप क्रिएट करके गए हो हिमाचल प्रदेश के लिए। 1991-92 में सरदार मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब अपना लिबरलाइजेशन की पॉलिसी स्टार्ट की थी, सब ने प्रोटेस्ट किया था। इंडस्ट्री तो ठीक है, लेकिन होटल इंडस्ट्री को जो है जो 1 रुपए की सब्सिडी दी हुई है, हमने ऐसी फालतू की सब्सिडियां उन लोगों को दी हुई हैं जो शायद जिनको वो सब्सिडी की जरूरत नहीं। हमारा ये मानना है कि सब्सिडी उसको दो जिसको जरूरत है, और जिसको जरूरत है, जो बीपीएल परिवार है, जो पैसा नहीं दे सकता, उसको 150 यूनिट क्यों, उसको 300 या 500 की अगर उसको जरूरत है आप उसको फ्री दीजिए। लेकिन जो साधन संपन्न परिवार है उसको सब्सिडी की जरूरत नहीं है। इसीलिए अगर आप देखिए कि पहले फेज के अंदर सारे के सारे एमएलए सब ने स्वेच्छा से अपनी सब्सिडी छोड़ी। क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर्स सब ने स्वेच्छा से अपनी सब्सिडी छोड़ी। लेकिन जो हमारा कमजोर तबका था, जो हमारा गरीब तबका था, उसकी सब्सिडी जो है वो हमने उसको हाथ नहीं लगाया। तो बोलने का मतलब ये है कि व्यवस्था परिवर्तन में एचपीएससीपीएल 2 साल के बाद जब ये प्रॉफिट मेकिंग इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, तब आप बोलेंगे कि हाँ जो आप उस समय कर रहे थे वो ठीक था। आज आप अपोज करेंगे क्योंकि आपका नाम ही ऑपोजिशन है। इसके अलावा व्यवस्था परिवर्तन के साथ पिछले 2 साल में 2,600 करोड़ के रेवेन्यू की एनहेंसमेंट इस सरकार ने, इस मुख्यमंत्री के प्रयत्नों की वजह से हुई है। सबसे पहले आप देखिए मिल्क सेस, वैट, माइनिंग लीज, लिकर वेंड का ऑप्शन जो आपने 5 साल नहीं करवाया, इन सब का पैसा अगर मैं देखूं तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ कराने के लिए जो है ये आगे बढ़ा है। और सर अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूं जी। सबसे पहली बात कि आपने देखा होगा विपक्ष के नेता रोज जो है वो अखबार के पास जाते हैं, अखबार इनकी उसी तरीके से खबर लगाता है। आज मुझे पता चला है ये शायद पैसा देके लगवाते हैं, क्योंकि ये सोच रहे कि हमने कुछ और वो करके लगाई है कि केंद्र की सहायता ना मिले, केंद्र पैसा ना दे तो ये सरकार ना चल पाए है। सर मेरा सवाल ये है कि केंद्र ये पैसा अपने मामे के घर से लाता है कि जी मतलब नानी दे घर गए मामे 100 रुपया पाईता, 10 रुपये जेड़े मैं हिमाचल तो दे दें। कहां से देता है केंद्र हमको पैसा? कहां ये पैसा देता कहां से? और ये आप बात करते कैसी हो कि केंद्र सहायता ना करे तो ये सरकार कोलैप्स हो जाए। अरे केंद्र का पैसा हमारा पैसा है, हमारा पैसा सर, हमारा पैसा है, केंद्र का पैसा नहीं है। हिमाचल की जनता का पैसा है, उस गरीब किसान की जीएसटी का पैसा है जो केंद्र के पास पड़ा हुआ है, वो हमको वापस देते हैं। इस पे आप एहसान मत जताओ, इस पे एहसान मत जताओ। आप एक विपक्ष का काम नहीं कर रहे। और मैं आपको बताता हूं, मैं इस आर्थिक कंडीशन का गुनहगार आपको मानता हूं, और आई विल प्रूव इट टू यू। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूं। सर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जब स्टार्ट हुई थी तो ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली थी इन ल्यू ऑफ द रेवेन्यू जो आपका फॉल करेगा। ग्रांट थी सुनिए 2020-21 में ये ग्रांट थी 11,431 करोड़। सर गिनते रहिएगा, 11,431 करोड़ जब आपकी सरकार थी। इसके बाद आई 10,249 करोड़ आपकी सरकार थी। 22-23 में 9,337 करोड़ आपकी सरकार थी। आपको पता था ये ग्रांट 3,000 करोड़ पे पहुंच जाएगी 6 साल में, मतलब 8,000 करोड़ ये ग्रांट कम होगी। आप मेरे को ये बताइए अपने 5 साल में ये 8,000 करोड़ को कॉम्पनसेट करने के लिए रेवेन्यू के लिए आपने किया क्या? और अगर आपने नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर 2020-21 में इस रेवेन्यू को ऑफसेट करने की हमने प्रयास किए होते, जो व्यवस्था परिवर्तन आज मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं, अगर आपने किए होते ना, आज हमारी ये हालत नहीं होती। ये 8,000 करोड़ का एक खड्डा आप क्रिएट करके गए हो हिमाचल प्रदेश के लिए। इसके बाद लेट हिम स्पीक, एक मिनट ना सर, ना लेट मी स्पीक सर, लेट मी स्पीक, नॉट फेयर। अभी आपकी बारी आएगी तब बोलिए। आई विल नॉट यील्ड। और सर आपको समझ नहीं है, मत बोलो ना, आपकी अभी बारी आएगी, आप बोल देना प्लीज। ये व्हाट सर, आई एम नॉट यील्डिंग। जब भी हमारा जो व्यवस्था परिवर्तन होता है 1991-92 में सरदार मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब अपना लिबरलाइजेशन की पॉलिसी स्टार्ट की थी, सब ने प्रोटेस्ट किया था, सब ने प्रोटेस्ट किया था। ऑपोजिशन में वो हैं जो आज सत्ता में हैं, बैलगाड़ियों पे आए, सड़कों पे लेट गए कि ऐसा नहीं, चोल पे ना, ये सब बोला। आज जो गाइडलाइन वो लिख के गए हैं, हर व्यक्ति उसको आंख मीट कर जो है उसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो व्यवस्था परिवर्तन थी। लोग चीखे, लोग चिल्लाए, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं इस पे मैं अडिग हूं, और जो हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का भविष्य
तभी आगे बढ़ पाएगा जब हम इस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। उसी प्रकार से ठीक उसी मोमेंट को मैं देखता हूं आज, जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा, जो व्यवस्था परिवर्तन का हमारा एक जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का है, आज भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद इस दिन को देख के लोग याद करेंगे कि उस दिन वो व्यक्ति जो अपना डिसीजन ले गया और जो किसी से डरा नहीं, उसकी वजह से आज हिमाचल जो है एक आर्थिक बदहाली से निकलकर आज एक पावर हाउस स्टेट जो है वो फाइनेंस में बन चुका है। आप देखिएगा ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, अब 1 या 2 साल के अंदर आपको इसका रिजल्ट निकल आएगा। इसके बाद आप देखिए एजुकेशन के अंदर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल है। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, हर 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल अगले 2 साल में तैयार होगा, मुख्यमंत्री जी की तरफ से मैं कमिट करता हूं। और उसके अंदर जो शिक्षा है ना, वो शिक्षा लोग खुद पढ़ने आएंगे। आप ऐसे ही हंसे थे, आप ऐसे ही हंसोगे, 2027 में भी आप ऐसे ही हंसोगे, यहीं बैठ के हंसोगे, आप यहीं बैठ के हंसोगे। मैं आपको बता रहा हूं आज, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये जो चीजें आपके पास आते हैं, आपके पास वो लोग आते हैं जो त्रस्त होते हैं, ठीक है। आपके पास वो ठेकेदार आएगा जो शायद किसी पॉलिसी के दूसरी तरफ आ गया हो। आपके पास वो कर्मचारी आएगा जो 25 साल से 20 साल से एक सीट पे बैठा हो, उसकी ट्रांसफर हुई हो। आपको लगता है कि ये जनता की आवाज है, जनता की आवाज नहीं है। जनता के अंदर जाके देखिएगा, जनता को कोई दुख नहीं है। दुख है कुछ कर, मैं तो रोज ही होता हूं सर। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर लगभग 900 नई बसें आ रही हैं, ठीक है। 900 नई बसों में 300 आपकी इलेक्ट्रिक बसें हैं, बाकी दूसरी बसें हैं। पहली बार इतिहास में टेम्पो ट्रैवलर से लेके आपकी छोटी बसेस का कम से कम 350-400 नए रूट आ रहे हैं। आप ये देखिएगा अगले 1-1.5 साल के अंदर वो सारे के सारे गांव जहां तक आज तक बस नहीं पहुंची थी, वो बस जो है वो पहुंचाने का दायित्व जो है ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने ये लिया हुआ है। ये व्यवस्था परिवर्तन है। रोपवे स्कीम, लगभग 9,000 करोड़ के रोपवे परवाणु से लेके शिमला तक और बाकी जगह पर, यह व्यवस्था परिवर्तन है। जहां पर आप एक ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्टेशन स्कीम की बात कर रहे हो। आप ये नहीं बोल रहे जी सड़क अगर टूट गई है, चलो ठीक है, इसके ऊपर साइड पे एक वो बना दो या फ्लाईओवर बना दो। ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट स्कीम, वो ये व्यवस्था परिवर्तन के तहत जो है बनने वाली है। इसके अलावा HPSEBL, हमारी बिजली बोर्ड, सर बिजली बोर्ड में अगर आप देखिए, ये हमारे लिए कैश का होनी चाहिए थी। बिजली बोर्ड हमारे लिए वो एक कमाऊ पूत होना चाहिए था जिसके जोर पे हम कहते हैं कि साल का 2,500-3,000-4,000 करोड़ जो है ये हमको इससे प्रॉफिट आ रहा है। बिजली बोर्ड की आज हालत ये है कि 2,200 करोड़ रुपया सरकार उसको देती है एज अनुदान। 2,200 करोड़ रुपए से अगर 75 लाख की लागत में एक ट्यूबवेल बनता है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 60 ट्यूबवेल हम साल के लगा सकते थे। इस 2,200 करोड़ रुपए में अगर 30 करोड़ रुपए में एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनती है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर साल हम एक नया सिविल हॉस्पिटल खोल सकते थे। ये 2,200 करोड़ जो है ये वेस्टेज है, और ये वेस्टेज इसलिए है क्योंकि हमने इसको एक्यूमुलेट होने दिया। ट्राइफर्केशन हुई, उसका क्या मतलब था या क्या उस समय के हिसाब से उसकी जो जरूरत थी वो समय के हिसाब से होगी। लेकिन आज आप देखिए, आज हमारे पास जो मैन पावर है, आज हमारे पास जो जनसंख्या है, ये टॉप पे बैठी हुई है, ठीक है। और जहां पर मुझे चाहिए, जहां पर मुझे 5-6-7 हज़ार लोग चाहिए, मुझे टीममेट चाहिए, मुझे ALM चाहिए, वहां पे मैं हायर नहीं कर पा रहा। और जब हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो लोग हल्ला मचाते हैं जो लोग इस व्यवस्था को पूर्ण नहीं होने दे रहे। आज से 4 या 5 दिन पहले सर, हमारी फतेहपुर का गोलवा पंचायत का एक लाइनमैन, 31 साल का लड़का, खंबे पे चढ़ा हुआ था, करंट लग गया और खंबे के ऊपर ही वो मर गया। और उसके बाद आप देखिए कि वही यूनियनें प्रोटेस्ट कर रही हैं कि हमारे पास स्टाफ कम है। जो यूनियनें प्रोटेस्ट कर रही हैं कि आप जो है कंसोलिडेशन क्यों कर रहे हो। बोलने का मतलब ये है कि हमारे बच्चे जो हैं ये खंभों पे टंग कर इसलिए मर रहे हैं, हमारे पास मैन पावर की शॉर्टेज है। मैन पावर की शॉर्टेज हम तब पूरी कर सकते हैं जब हम जो टॉप को हटाएं, और टॉप को हटाकर हम जो बॉटम, जो हमारे पास 7-8 हज़ार लोग जो हमको हायर करने हैं, वो अगले 2-3 साल में हम हायर करें। और जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो व्यवस्था है उसको उसी तरीके से सर्विस लेवल को लेके जाएं जो आज से पहले था। 2,200 करोड़ की सब्सिडी रुके। और आप देखिए ये जो 2,200 करोड़ की सब्सिडी जो हम उनको देते हैं, ये किस कारण से यूज हो रही है। जब व्यवस्था परिवर्तन होती है, मैं आप पे आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं मैं, अभी तो वार्म अप हो रहा हूं मैं जी, आप पे आ रहा हूं मैं, ठीक है। पहला काम मैं आपको आपका रेवेन्यू का बताता हूँ। रेवेन्यू के अंदर जो तो ऐतिहासिक एक जो इन्होंने पिछला बैकलॉग क्लियर किया है अपना, इनके म्यूटेशन के केसेस में या इंतकाल के केसेस में, ये काबिल तारीफ है। हेल्थ केयर में आप देखिए कि व्यवस्था क्या थी। हम यही कहते थे, वही पेडल दबाने वाली बात है जी। अच्छा, जनता मतलब रो रही है तो क्या करें, पेडल दबाओ, टायर को घुमाओ, कीचड़ उछालो, ठीक है, आप स्कूल खोल दो।
टीचर मत डालो उसमें, आप डिस्पेंसरियां खोल दो, उसमें ना नर्स भेजो ना डॉक्टर भेजो। आप कॉलेज खोल दो, पर कॉलेज खोलने के बाद ना आप उसमें प्रोफेसर डालो ना आप उसकी बिल्डिंग बनाओ। उसके बाद बोलने का मतलब ये है कि आप दफ्तर पे दफ्तर खोली जाओ, लेकिन उसका क्या बेनिफिट जनता को हो रहा है, इसका आंसर है नहीं। क्योंकि जनता को अगर बेनिफिट हो रहा होता तो सर आपने कोई 900 या 1000 संस्थान आखिरी साल में खोले थे, आपने 150 यूनिट बिजली फ्री दी थी, आपने महिलाओं का सफर फ्री किया था, आप शायद इस तरह बैठे होते अगर इन स्कीमों के साथ अगर जनता का हित जुड़ा होता। जनता को पता था उनका हित इन स्कीमों के साथ नहीं जुड़ा है, इस करके आज वहां बैठे हैं और हम जो है आज हम यहां बैठ के जनता को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि हेल्थ केयर के अंदर जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है उसके पीछे एक सोच क्या है। इसके पीछे सोच ये है कि डॉक्टरों को छोटी छोटी डिस्पेंसरियों में स्प्रेड करने के बजाय एक हम ऐसा हॉस्पिटल डालें जो कि रेफरल यूनिट ना हो, उसी के अंदर मेरा सर्जन हो, उसी के अंदर मेरा जो है जो मेरा चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, उसी के अंदर गायनेकोलॉजिस्ट हो, उसी के अंदर मेरे वो सारे डॉक्टर हों, जिसकी वजह से जो जब एक पेशेंट वहां पहुंचे तो उसको कहीं और रेफर करने की जरूरत ना पड़े। इसकी पहल हो चुकी है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बन रहा है, बिना किसी भेदभाव के 68 जो है ये आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बन रहे हैं। चाहे एमएलए कांग्रेस का हो, चाहे एमएलए बीजेपी का हो, ये आदर्श संस्थान बन के रहेंगे। क्योंकि जनता ना आपकी पार्टी की है ना इस पार्टी की है, जनता हिमाचल प्रदेश की है और यह सरकार हिमाचल प्रदेश की जनता का सर्वांगीण विकास करने में विश्वास रखती है। दूसरी चीज, मेडिकल कॉलेज, आप ये देखिए कि दूसरा जो स्टेप है वो है मेडिकल कॉलेज काडर का। अब मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब आपके पास ये डिवीजन हमेशा रहेगा कि जो भी फतेहपुर में काम करने वाला व्यक्ति है, जो भी लेटर से चुराव में काम करने वाला व्यक्ति, अगर उसको मौका मिलता है कि वो शिमला जाके काम करे या कहीं और जाके काम करे, आप उसकी पोस्टिंग करते हो, 3 महीने के बाद वो किसी का डीओ लगवा के कहीं और भाग जाता है। अब इसका मतलब ये है कि क्या सिर्फ कुछ 5 या 6 लोकेशन ऐसी हैं जिनकी लोगों ने जो है वो कुछ पाप जो पुण्य करके आए थे कि सिर्फ इलाज हमारा होगा और बाकी जगह पे नहीं होगा। अब इसको भी अगर आप देखिए कि इसकी व्यवस्था जो है वो बनानी बड़ी जरूरत थी, और वो व्यवस्था जो अभी बनी है, जो मेडिकल कॉलेज काडर और जो दूसरा काडर बन रहा है, इससे होगा क्या कि डॉक्टर्स की सप्लाई या डॉक्टर्स की उपलब्धता उन सब जगहों पर जहां पे बाकी 68 एमएलए हैं या 5 या 6 मेडिकल कॉलेजेस को छोड़ के ये होने वाली है। और इसमें भी मैं आपको बताता हूं, तकलीफ जनता को नहीं है, तकलीफ नेताओं को नहीं है, तकलीफ सिर्फ उनको है जो एक जगह पर 20-25 साल से बैठे हुए हैं और वो चाहते नहीं कि उस जगह को छोड़े, और वो चाहते नहीं कि जो उनकी सेवा है वो हिमाचल प्रदेश के बाकी लोगों को मिल पाए। तो बहुत एक सराहनीय काबिल तारीफ कदम, ये व्यवस्था परिवर्तन का एक कदम है। आप आते हैं एजुकेशन के ऊपर। सर, एजुकेशन हिमाचल प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा साक्षर राज्य है। एजुकेशन के ऊपर हालत ये थी कि जो एजुकेशन के ऊपर सर्वे हुआ 2021 में, 21-22 का सर्वे है, उसकी रिपोर्ट इस साल आई। हम रीडिंग में पूरे हिंदुस्तान के अंदर 28 में से 21वें रैंक पे थे। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, शिक्षा का मतलब केवल संस्थान खोलना नहीं है, शिक्षा का मतलब केवल बिल्डिंग खड़ी करना नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि अगर गुणवत्ता अगर मैं दे पाऊं शिक्षा में, तब उस शिक्षा को मैं शिक्षा मानूंगा। आज हमने क्या किया, आज डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अगुवाई में क्या हुआ, ये निर्णय लिया गया है कि सबसे पहले आप स्कूलों की कंसोलिडेशन कीजिए। जहां पर छात्र नहीं है वहां पर स्कूलों को कंसोलिडेट करके वहां पर लेके जाइए जहां पर हम क्वालिटी एजुकेशन उनको दे पाएं। ये कंसोलिडेशन के डिसीजन के अंदर अगर आप देखिएगा, मैं फिर आपको वही बोल रहा हूं कि जनता के अंदर कोई रोष नहीं है। मतलब जनता से अगर हम बात करते हैं, मेरे भी स्कूल बंद हुए हैं, वहां पे हम जाते हैं, वो कहते हैं जी हाँ बात तो ठीक है जी, हम अपने बच्चों को डालते ही नहीं तो स्कूल का फायदा क्या। 3 या 4 लोग हैं, वो मतलब कोई बिहार से लेबर आई हुई है, कोई छत्तीसगढ़ से लेबर आई हुई है, उनके 2-2, 3-3 बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं। आज हालत ये हो गई है कि जो शिक्षक है, जो एक प्रोड्यूसर है एक प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट है मेरी शिक्षा, वो अपने बच्चे को उसको कंज्यूम नहीं करवाता। मैं टीचर हूं लेकिन मैं अपने बच्चे को अपने से नहीं पढ़वाऊंगा, मुझे पता ही नहीं कल मेरे को किसी ने कहां उठा कर फेंक देना है, मुझे पता ही नहीं है कि जो बाकी टीचर हैं वो उसको ढंग से पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। तो जब मुझे अपने ही प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं, तो मैं किसी और को कैसे कन्विंस करूंगा कि भैया अपने बच्चे को लाकर आप मेरे पास पढ़ाओ। इसको ठीक करने के लिए, इसको रैशनलाइज करने के लिए जो रैशनलाइजेशन का हमारा प्रोसेस चल रहा है, ये एक मील पत्थर साबित होगा। और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि अपनी शपथ लेने के बाद जब पहली बार मुख्यमंत्री जी ने जब ऑफिस जाना था, ऑफिस में जाके वो बालिका आश्रम गए, उसके बाद जो है हमारा जो ये कोष है उस कोष की स्थापना की गई। और उस कोष से आप अगर देखें, जो हमारा सुखाश्रय कोष है, उससे हमारे जो अनाथ बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं,
जिनका कोई भरण पूरण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, जिन बच्चों को ये लगता था कि हमारा कोई भविष्य नहीं है, उसका भविष्य और उसके माँ बाप जो हैं वो आज सरकार बन के खड़ी हो गई है। ये एक बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन है, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय को तहे दिल से मैं शुक्रिया आपका करना चाहूँगा कि आपने उस व्यक्ति के बारे में सोचा जिसके बारे में लोग जानते तो हैं, देखते भी हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करने की कोशिश नहीं करते। एकल नारी अगर आप देखिए कि किसी वजह से अगर कोई नारी है, जो एक इस ऐसी अवस्था में है जिसका कोई आगे पीछे नहीं है, उसके लिए घर बनाने के लिए जो आपने व्यवस्था की है वो एक बड़ी काबिल तारीफ व्यवस्था है। समाज के, जैसे मैंने आपको बोला, ऐसे तबके जहां पर जिनके बारे में कोई नहीं सोचता था, वो पहला मेरा हो गया एकल नारी और दूसरा मेरा हो गया अनाथ और बेसहारा लोग। तीसरा अगर आप देखिए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए जो मैंने आपको बोला कि हमारे किसान और हमारे बागवान हैं, किसान और बागवान को केंद्र बिंदु बनाकर जो सरकार ने किया है वो काबिल तारीफ है। सबसे पहले आप दूध की अगर आप बात करें तो 15 रुपए प्रति लीटर जो दूध के अंदर वृद्धि हुई है, ये एक ऐतिहासिक वृद्धि है जो कोई सरकार आज तक नहीं कर पाई। और इसका इम्पैक्ट अगर आपने देखना है, वहाँ पर एमएलए शायद हमारी पार्टी के नहीं है, लेकिन अगर आप आनी और बंजार वाले एरिया में अगर आप जाके देखें तो आप देखेंगे कि जो भी हमारे पशुपालक थे या जो भी हमारे गाय पालक और हमारे जो दूसरे दूध वाले जीवों के पालक थे, उन लोगों की जिंदगी जो है 180 डिग्री के ऊपर टर्न कर गई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो उनकी कमाई में आज तक जो है वो वृद्धि नहीं हुई। इसके बाद अगर आप देखिएगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए हमने और क्या किया, हमने 2 काम और किए। मुख्यमंत्री महोदय ने ये बोला कि जो जैविक खेती है, उस जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में जो भी व्यक्ति जो है वो अगर अपना गेहूं उगाता है तो सरकार उसको 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से समर्थन मूल्य देगी, और अगर वो हमारी मक्की उगाता है तो उसको 30 रुपये प्रति किलो के ऊपर समर्थन मूल्य देगी। और ये बात केवल हम बोलते नहीं हैं, इस साल जो पहली मक्की की फसल हुई है, मक्की की फसल हम प्रोक्योर भी कर चुके हैं, और वो प्रोक्योरमेंट के बाद इस सरकार ने उसका आटा बनाकर उसको एज प्राकृतिक खेती का आटा बेचना भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी मैं आपको बोलूँगा कि हम हमेशा ये बोलते हैं कि जंगल में मोर नाचा देखा किसने, ये मोर जो नाचा भी है और साथ में देख भी लिया है, प्रोक्योरमेंट भी स्टार्ट हो गई है और उसका आटा बनकर जो उपभोक्ता के पास उसके घर पे भी पहुंच गया है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा, हमारे बागवान भाइयों के लिए एक यूनिवर्सल कॉटन की स्कीम जो पिछले साल स्टार्ट हुई थी, मैं नहीं बोलता, लेकिन हमारे 4 जिले ऐसे हैं, उन जिलों के अंदर जो है मेन अर्थव्यवस्था सेब के ऊपर चलती है। हमारा जिला शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, मंडी हो गया, कुछ भाग सिरमौर के। आप अगर पूछ के देखें लोगों को कि इस बार की प्रोक्योरमेंट में और इस बार की उसमें क्या आड़तियों का जो शोषण पहले होता था क्या वो कर पाए, उनका आंसर सिंपल ये होगा कि इस बार पहली बार शायद हमें लगा है कि हमारा शोषण उस प्रकार से नहीं हो पाया, क्योंकि पेटी का 24 किलो और 24 रुपये जो 24 किलो की पेटी के ऊपर ही जो है वो आपका सेब बिका है। तो ये एक काबिल तारीफ एक बागवानी मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूँगा, जो ये यूनिवर्सल कॉटन का जो आपने किया है उसके लिए ये बहुत एक काबिल तारीफ एक पहल है। इसके अलावा आप देखिएगा कि मनरेगा, पिछले बजट में आपने देखा था कि मनरेगा का जो हमारा भाई है, मनरेगा की हमारी जो बहनें हैं, मनरेगा की दिहाड़ी में ऐतिहासिक वृद्धि पहली बार जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है। उसके लिए सरकार जो है मैं बधाई देना चाहूँगा सरकार को। और हम पॉलिटिकल प्राणी हैं, हम सुबह जब अपने दफ्तर में अपने घर में बैठे होते हैं, जो लोग हमसे मिलने आते हैं, अगर आप ये देखिए कि जो कंप्लेंट लेके आपके पास वो व्यक्ति आ रहा है, उसकी ज़रूरतें क्या है। पहली ज़रूरत उसकी होती है जी शायद मेरी सड़क बननी है, मेरा डंगा लगना है, मेरी ट्रांसफ़र है। लेकिन अगर 100 व्यक्ति आपसे मिलते हैं तो आज से 2 साल पहले की स्थिति ये थी कि मेरे पास लगभग 30% जो लोग आते थे वो लोग आते थे रेवेन्यू के मामलों को लेके कि सर इंतकाल नहीं हो रहा, हमारी जो है तकसीम नहीं हो रही, हमारी निशानदेही की डेट नहीं मिल रही, हमको पटवारी तंग कर रहा है, हमको कानून को जो है टाइम नहीं दे पा रहा। आज अगर मैं देखूं तो उन्हीं जो ये आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, आज जो आपका इंतकाल का केस है, कोई भी इंतकाल का केस आज हमारे पास नहीं आता, क्योंकि मेरे हिसाब से 1 लाख से ज़्यादा इंतकाल 1 साल के अंदर अपनी रेवेन्यू अदालतों के हिसाब से जो है अब ये सरकार जो है उसको ख़त्म कर चुकी है। पर जब हम देखें कि हिमाचल की जनता है कौन, उसमें लोग कौन हैं, उनको आइडेंटिफाई हम किस प्रकार से करते हैं, तो हमारी ये 70 लाख के लगभग की जो हमारी जनसंख्या है, इसमें हमारे किसान हैं, इसमें हमारे बागवान हैं, इसमें हमारा छोटा व्यापारी है, इसमें हमारी मनरेगा की लेबर, हमारे दिहाड़ीदार मजदूर हैं, इसमें हमारे जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इसमें जो प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने वाले हमारे जो व्यक्ति हैं वो हैं, इसमें हमारे रिटायर्ड पेंशनर हैं, इसमें हमारी गृहणियाँ हैं। और अगर आप ये देखिए कि हम सबका प्रतिनिधित्व करने के लिए आज इस हाउस में बैठे हुए हैं, और जो सरकार का जो अभी बजट पेश होगा और जो सरकार का जो
जो पॉलिसी है और जिस प्रकार से सरकार आगे हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वो सब ये जो हमारे लोग हैं हिमाचल प्रदेश के, जिसको मैं आम हिमाचली, एक कॉमन हिमाचली बोलता हूं, उसकी तरफ और उसके उत्थान की तरफ केंद्रित हैं। 1970 और 80 का जो दशक था, उस समय जो हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति थी, उस समय जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, वो एक डिफरेंट लेवल की थी। तब हमारे जो मेन मुद्दे होते थे, तो मुद्दे ये होते थे कि गांव तक सड़क पहुंची कि नहीं पहुंची, घर तक पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हम जो है एक शहर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप देखें कि पिछले 30-40 साल के अंदर हुआ क्या कि लोग बदल गए, लोगों की परिस्थितियां बदल गई, हमारी डेवलपमेंट के पैरामीटर बदल गए। और इस डेवलपमेंट पैरामीटर में अगर आप ये देखिए कि आज का हिमाचल या आज का हिमाचली, आज का हमारा किसान, आज का हमारा नौजवान, आज की हमारी गृहिणी, आज जो उनकी अपेक्षाएं हैं वो शायद उस प्रकार से नहीं है जो 1970 और 1980 के दशक में थी। लेकिन दुर्भाग्यवश हुआ क्या कि पिछले कोई 4-5, अगर आप 1-2 दशकों से अगर आप देखें, तो हम वही कार्य करने की कोशिश करी जा रहे थे जो हमने शायद 1950, 60, 70, 80 के दशक में किया। इसकी सिचुएशन अगर आप देखिए तो बिल्कुल उस गाड़ी की तरह है। हम सब ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हैं और किसी न किसी के साथ ये हमेशा एक न एक बार हुआ होगा। आपके साथ बड़ी रिसेंटली हुआ था चौधरी साहब की गाड़ी जो है वो गाड़ी कीचड़ में फंस गई। जब गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है, ड्राइवर क्या करता है, ड्राइवर एक्सीलेटर मारता है। उससे होता क्या है कि गाड़ी के चक्के तो घूमते हैं लेकिन गाड़ी कहीं आगे जा नहीं पाती। तो हुआ क्या कि पिछले आप देखिए कि कुछ सालों से हो क्या रहा है कि सरकारें क्या कर रही हैं, सरकारें एक्सीलेटर दबाई जा रही हैं, गाड़ी जो है कीचड़ में फंसी हुई है, पहिए घूमी जा रहे हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं जहां हम थे और गाड़ी आगे नहीं हो रही। इससे होता क्या है कि आप जितना और एक्सीलेटर देते हो, जो आसपास खड़े लोग हैं ना, उनके कपड़े जो वो कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं। बोलने का मतलब मेरा यह है कि एक व्यवस्था जो किसी एक पीरियड के लिए बनी थी, उस व्यवस्था को अगर मैं आज भी उसी तरीके से चलाने की कोशिश करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि हम हिमाचल को आगे लेके जा पाएंगे, एक हिमाचली को हम आगे उस भविष्य की तरफ बढ़ा पाएंगे जिसकी अपेक्षा और जिसकी जो एक्सपेक्टेशन आज उसकी हमारे साथ है। अब आप देखिए कि हमारी सरकार बनी और हमारी सरकार जब बनी तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को पार्टी ने चुना कि आप नेतृत्व करिए इस सरकार का और मुख्यमंत्री की उस कुर्सी पे बैठिए, जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी को कभी बड़े बड़े नेताओं ने सुशोभित किया था। मुख्यमंत्री जी ने पहले आते ही अपनी जो मंशा है वो जाहिर की और पहली चीज़ उन्होंने ये बोली कि हम सत्ता में सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। अब ये व्यवस्था क्या है और व्यवस्था परिवर्तन क्या है? व्यवस्था वही है कि अगर कोई और मुख्यमंत्री होता तो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलता, सीट पे बैठता और उसी तरीके से एक्सीलेटर दबाता, चक्के घूमते जाते, लेकिन सरकार आगे नहीं बढ़ती, प्रदेश आगे नहीं बढ़ता और ना ही वो गाड़ी आगे बढ़ती। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब ये है कि अगर इस गाड़ी को खड्डे से निकालना है तो हमको उन पैरामीटर्स को चेंज करना है जिन पैरामीटर्स की वजह से हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ पा रहा, जिन पैरामीटर्स की वजह से आज जो सुख वो लोग भोग रहे हैं जिनके लिए ये सिस्टम बना है और जो लोग इस सिस्टम को चेंज नहीं होने दे रहे। तो आप ये देखिएगा, जब भी आप किसी व्यवस्था को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले वो इंसान चीखता है जो उसको अब भोग कर रहा है, जो उसके ऊपर बैठ के उसको एंजॉय कर रहा है। तो जैसे ही आप कोई रूल को चेंज करेंगे, सबसे पहले वो चीखेगा जो उस सिस्टम के ऊपर बैठ के शायद सरकार का, शायद राज्य का नुकसान करा रहा है। तो जैसे ही व्यवस्था परिवर्तन का जो ये पहिया है ये चालू हुआ, आप ये देख रहे हैं कि हर सेक्टर के अंदर आज एक इस प्रकार का सुधार हो रहा है जिसके बारे में शायद 15, 20, 25 साल से सोचा नहीं गया। और होता क्या है कि जैसे ही हम व्यवस्था को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, ऑब्जेक्शन वहां से आती है जहां पर जिन लोगों की जेब पे जो है वो मतलब जो वहां से मतलब अपना जो भरण पूर्ण कर रहे थे, उनको ये लगता है कि अब हमारी ये जो कमाई है ये यहाँ से चली जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने इसका परवाह ना किए बगैर जो मूलभूत जो हमने जो चेंजेस किए हैं उनके 3-4 पैरामीटर्स के ऊपर मैं चलता हूं। पहला पैरामीटर आप ये देखिए कि हमारी सरकार में जो समाज का सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति या समाज का सबसे निगलेक्टेड व्यक्ति था, उसके लिए कार्य करना शुरू किया। अनाथ बच्चे, एकल